नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। बूंदी के सबसे बड़े गोचड़ाबाद में प्रशासन ने पुरानी दीवार पर ही निर्माण कार्य करवा दिया है, जिसमें खामियों के चलते 5 महीने में ही दीवार बड़ी दरारें आ गई है दीवारों पे और इसके चलते एक बार फिर बांध की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल के निशान खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ निर्माण कार्य में कोताही बरतने को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए देश के कोने कोने से मटेरियल आ रहा है। राजस्थान के सिरोही स्थित आबू रोड से राम मंदिर प्रवेश द्वार के लिए रंगोली की ग्रेनाइट रवाना किया गया है। मावल के ब्यूटीफुल स्टोन एविजम फैक्ट्री से ट्रकों को फूलों से सजाकर अयोध्या के लिए रवाना किया गया और इस दौरान चेक पोस्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर ट्रक का स्वागत किया और जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंघल, पालिका उपाध्यक्ष पार्षद सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजबाला में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह हुनर के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कौन सा मंत्री बन जब वो कहे भाई मेरे कने क्यों टेम खराब करो, दिल्ली जाओ, पर्ची लाओ और मंत्रालय लो। पहली बात, 1 महीने तक मंत्री नहीं बनना, 1 महीने तक विभाग नहीं बटना। आचार संहिता है, बिना चैलेंज करिए। और घर घर के मायने, गली गली के मायने पूरी बीजेपी रातों रात जिया मूंगा हो गया, जिया हो गया। मूंगा जानो ने मशरूम रात में देख रहा खेत में की कोनी सुबह टीबा के मान टीला में हो गया लागता। अब बीजेपी हटा दिन डेगी भाई 1 महीने में कोई काम करे हो, 1 दिन को काम करे हो, कोई जनता के हित को कोई काम करे हो, कोई फैसलो करे हो, एक फैसलो करे हो, एक फैसलो करे हो कि जो काम शुरू कर दिए उसको रोक दो, पैसे जिसके बनते हैं उसको मत दो, सैंक्शन निकल गई उसके टेंडर मत करो, टेंडर निकल गए उसके वर्क ऑर्डर मत दो। पर्यटन नगरी के नाम से फेमस माउंट आबू में सर्द ऋतु का प्रकोप जारी है। पिछले 7 सालों से संस्था नन्ही सी जान प्यारी सी मुस्कान की ओर से हर साल की तरह इस साल भी युवाओं की ओर से कंबल वितरण की पहल चलाई जा रही है। संस्था के सचिव हरीश कुमार गोयल ने बताया कि संस्था हर बस्तियों में कंबल और ऊनी वस्त्र बांटती है। वहीं संस्था के इस काम के पुलिस उप निरीक्षक हिम्मता राम ने भी सराहना की। अनूपगढ़ में अवैध नशे के खिलाफ ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले की घड़साना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 किलो अवैध डोडा डंठल बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता चले एसपी राजेंद्र कुमार के निर्देशन में पुलिस ने 1 जनवरी को गश्त करते हुए 2 आरोपियों के साथ 18 किलोग्राम डोडा डंठल बरामद किया। वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। उधर बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में इस वर्ष ऊंट दौड़ के साथ साथ घोड़ दौड़ का भी आयोजन किया गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 12 से 14 जनवरी तक आयोजित होगा। इसमें बीकानेर कार्निवल, हेरिटेज वॉक, क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स पर आधारित कार्यक्रम सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 12, 13 और 14 तारीख को बीकानेर में आयोजित हो रहा है। हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी यह जो आयोजन है धूमधाम से और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से होगा। पिछले वर्ष जो हमने कार्यक्रम शुरू किए थे, इस वर्ष उन कार्यक्रमों को कंटिन्यू करेंगे और उसमें और बेहतर करने का जो है प्रशासन के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम में 2 नए एडिशन है। सर्वप्रथम शहर के अंदर धरणीधर मैदान पर इस वर्ष एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, जो क्लासिकल के या फ्यूज़न बैंड्स के, मॉडर्न म्यूज़िक के, उन सब कलाकारों को एक मंच भी दिया जाएगा और दर्शकों को, जो खास करके शहर के अंदर के दर्शक हैं, उनको एक अवसर दिया जाएगा कि वो थोड़ा सा बाहर आकर जो है यहाँ की कला और संस्कृति से रूबरू हों। दूसरा
कैमल रेस के साथ साथ जो हर बार एनआरसीसी में होता है, उसके साथ साथ रायसर में इस बार हॉर्स रेस भी रखी गई है। तो एक नया अट्रैक्शन है, एडिशन है। बाकी जो कार्यक्रम पूर्ववत होते हैं जिसमें करणी सिंह स्टेडियम में अलग अलग कल्चरल जोन से कलाकार आते हैं जो अपनी कला के माध्यम से लोगों को यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वो होगा। साथ ही हेरिटेज वॉक जो रामपुर हवेली से लेकर जो हमारा रूट है उस पर होगा। रायसर में जो है एक म्यूजिकल नाइट होगी, वो इस बार कार्यक्रम होगा। पिछली बार जो कार्निवल था वो भी इस बार होगा और उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल के अगर सिंगर की बात करें तो क्या सिंगर वगैरह इंटरनेशनल लेवल से भी इस बार आ रहे हैं, और विदेशी पर्यटकों को बुलाने के लिए क्या कुछ खास विशेष प्रयास कर रहे हैं आप? जितने भी होटल्स के ऑनर्स हैं, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट किया गया, उनके वेबसाइट पर लगातार इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही जो हमारे यहाँ के मीडिया टीम है वो लगातार टीजर्स जारी कर रही है। अलग अलग वेबसाइट पेजेस पर अलग अलग यूट्यूबर्स को भी कहा गया है वो लोग भी अपने पेज पर लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और होटल एसोसिएशन में जो भी टूरिस्ट रुकेंगे उनको पूरा इटनरी दे दिया गया है ताकि वो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल में लोगों को बुला सकें। पिछले वर्ष जब हमने कार्यक्रम आयोजित किया था उस समय सुनिश्चित कर लिया था कि अगले वर्ष का डेट तय है और कार्यक्रम तय है, तो उम्मीद है हमें इस बार पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक। प्रतापगढ़ अरनोद सड़क पर कार को बचाते हुए ट्रॉला बेकाबू होकर सड़क से उतर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर रेत भरकर चित्तौड़गढ़ से रतलाम के लिए निकला था और वापस चित्तौड़गढ़ जा रहा था। तभी प्रतापगढ़ मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर तक कार को बचाते हुए यह घटना घटित हुई। वहीं सूचना पर ट्रॉला मालिक घटनास्थल पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से ट्रॉले को निकाला गया। शिकर के दाता रामगढ़ के बछवार कस्बे में पौष बड़ा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री खेड़ापति बालाजी मंदिर में ग्रामीणों ने मिलकर पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया है। इस दौरान खेड़ापति बालाजी महाराज का विशेष श्रृंगार कर विशेष आरती भी की गई। दोपहर 2 बजे बालाजी महाराज का पोषबाड़ा का भोग लगाया गया और गांव की सुख शांति की कामना की गई और लोगों को प्रसादी के रूप में पौष बड़ा का वितरण किया गया। इस मौके पर महेश मनोहर, राकेश योगी, जितेंद्र कुमावत, महेश कुमावत, सोहन मीना, मुना प्रजापत, विनोद कुमावत सहित अनेक युवा और गांव के कई लोग मौजूद रहे। रामगढ़ के प्रचार गांव में हनुमान जी का मंदिर है, खेड़ापति बालाजी महाराज। यहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ग्राम वालों ने भोग लगाकर और पूरे गांव में पोषबड़े का वितरण किया है और गांव वाले सुख शांति की मनोकामना करते हैं। जयपुर के जयसिंहपुरा कोट थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मानपुर खड़वा के पास कब्रिस्तान में मजार के पीछे युवक का शव बरामद हुआ और मृतक के शरीर पर घाव के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह लगभग 11:30-12 बजे के बीच में हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि सड़वा मोड़ जो जयसिंहपुरा थाना क्षेत्र में पड़ता है उससे पहले कब्रिस्तान के पीछे जो मजार है उसके पीछे एक शव मिला है। युवक शव के पास हमारी टीम पहुंची तो उसे आइडेंटिफाई किया गया। मोहम्मद ओवैस नाम से व्यक्ति है। ओरिजिनली ये पीलीभीत यूपी का रहने वाला है और अभी हाल यहाँ पर किराए से रहता है रामगंज थाना क्षेत्र में। इसकी बॉडी मिली है, बॉडी पे कुछ इंजरीज हैं। डॉग स्क्वाड और एफएसएल को मौके पर बुलाया गया, उन्होंने अपनी अपनी जांच पूरी कर ली और उसके बाद हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस भेज दिया गया है। मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो भी हमें आगे की कार्रवाई करनी है वो अब की जाएगी। शरीर पे घाव भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ मामला लगा? हाँ, शरीर पे मेजर इंजरीज हैं। हार्ट पे एक इंजरी है और गले पर एक इंजरी है। मोस्ट लाइकली वही डेथ का कारण है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा। उधर केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का देश भर में वाहन चालक विरोध कर रहे हैं। ट्रक चालकों द्वारा शुरू हुए इस विरोध में अब अन्य वाहन चालक भी जुड़ते दिखे। बीकानेर में भी इस कानून के विरोध में कई वाहन चालकों के संगठन उतरे हैं। राजस्थान ट्रांसपोर्ट कर्मचारी फेडरेशन की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन देकर इस कानून पर पुनर्विचार कर वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर के बाहर विभिन्न वाहन चालक संगठनों के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर इस संबंध में विचार नहीं किया जाता तो देश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
बीकानेर की ओर से सभी ड्राइवर भाई हमारे साथ खड़े हैं और हम जो मोदी जी ने और अमित शाह ने ये काला कानून लागू किया है उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो ड्राइवरों के हित में गलत है तो उस कानून को वापस लिया जाए, इसलिए हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। क्या क्या लग रहा है आपको, क्या कानून में गलत है, क्या चेंज होना चाहिए? कानून में जो दिया है, आज एक ड्राइवर है 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? जो 10,000 की नौकरी कर रहा है उसके पास 10 लाख रुपए कहाँ आएगा? और 10 साल के लिए उसको सजा कर देंगे तो उसके बच्चे पीछे क्या खाएंगे? खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि 10,000 में उसका घर भी आराम से नहीं चला पाता है। तो वही 10 लाख रुपए कहाँ से भरेगा और कहाँ से वो सजा काटेगा? तो क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं जो कानून लिया इस कानून को वापस ले। बढ़ेगा आगे। चूरू के बिदासर में पुलिस थाने के सामने पिछले 9 दिनों से कड़ाके की ठंड में लोग धरने पर बैठे हैं। धरना दे रहे लोग चोरों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस धरने को ब्राह्मण स्वर्णकार संघ के लोगों ने भी समर्थन दिया है। इस दौरान धरने पर बैठे पार्षद बेगराज और अनिल पारिक ने कहा कि कस्बे में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और पुलिस अभी तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। थाने के सामने आज 9वें दिन बेगराज के समर्थन में धरना लगातार जारी है। यहाँ बिदासर में पुलिस द्वारा बरती जा रही ढिलाई के कारण आए दिन चोरियां हो रही है और लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन और पुलिस इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे देख रहे हैं बिदासर में और आसपास की ढाणियों वगैरह में लगातार चोरियां हो रही है। रोज़ाना अखबारों में अपन खबर पढ़ रहे हैं, आज इनके घर चोरी हुई, कल वहाँ चोरी हुई, कल कहीं और हुई। हो सकता है किसी दिन अपने खुद के घर चोरी हो जाए। तो वाकई में यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उनको काफ़ी सजग होना चाहिए और साथ में जो जनता है उनको भी सजग रहना चाहिए। तो ये उसी के लिए धरना हो रहा है कि वाकई में जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस की जा रही है। पुलिस के होते हुए भी लोगों के घर इतनी चोरियाँ कैसे हो रही है? दिन दहाड़े किसी सुनार की दुकान में लूटमार हुई है, जो भी अभी लेटेस्ट घटना है वो। तो वैसी घटना अगर रेगुलर होती रहेगी तो फिर पुलिस का होना भी किस काम का? दिनों थाना बारे धरनो चाल रही है, बेकार मैं नहीं है कि आए दिन चोरियां हो रही है। चोरियां कोई खुलासा को नहीं हो रहा। लार 1.5 महीना में कम 2-2.5 करोड़ रुपए की बिदासर में चोरी हुई, पर एक भी चोरी को अभी तक कोई खुलासा को नहीं हो। प्रशासन बार खिलाफ कोई कार्रवाई को नहीं कर सकी। प्रशासन के नाक के नीचे डेली चोरी हुआ है। आज भी चोरी की वारदात होगी, कोई कमी को नहीं। प्रशासन ने प्रशासन के वहाँ स्टाफ की कमी है। 54 को स्टाफ नियुक्त करे है, पर करंट में बागन 17 को स्टाफ है। तो गट्टी न गट्टी सरकार की भी फिर मैंने गलती है कि भाई 54 को स्टाफ देना बावजूद करंट में है 17 ही लोग। तो शो पहली मांग अब भी है कि पूरा प्रॉपर 54 को स्टाफ देवे। अगर स्टाफ की अदरवाइज कमी है तो भी होमगार्ड नियुक्त करावे। पर गाँव खेतड़ी के निमका थाना में शेखावटी के महान साहित्यकार, पत्रकार, लेखक स्वर्गीय टीसी प्रकाश जी के 91वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर खेल मैदान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 251 पत्रकारों और लेखकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरित ऋषि डॉक्टर हरि सिंह गुदारा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जी संदीप नेहरा, विश्व के महान मूर्तिकार माथुराम वर्मा, डॉक्टर एलसी जोशी, डॉक्टर अंबिका दत्त कौशिक मौजूद रही। आज 91st जयंती है टीसी प्रकाश जी की, जो अपने आप में एक विभूति थे। शिक्षा जगत में जो अहम स्थान था, उसके अलावा पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा स्थान था। और मैं समझता हूँ ऐसी व्यक्तित्व में सदियों में एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो समाज में अपनी हर तरह से समाज को प्रेरित करता है और समाज को प्रेरणा देता है। शिक्षित जगत में उनका बड़ा स्थान था, पत्रकारिता में उनका बड़ा स्थान था। उनका चलाया हुआ जो हमारा आईने शेखावटी है, वो निरंतर इतने वर्षों से चल रहा है और पूरी 25 साल में समझता हूँ उसने अपनी ये सिल्वर जुबली कंप्लीट कर ली। और मैं तो स्वयं मेरी अपनी इच्छा है उसके लिए शीघ्र ही भूमि का आवंटन करके उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। बार बार मैं इसको कर रहा हूँ। इस बारे में जो भी मुझे बात करनी हुई जिलाधीश से, वो मैं उनके लिए करके करूँगा। और मैं बधाई दूंगा उनके परिवार को, रामानंद जी उनके परिवार को। प्रतिवर्ष निरंतर 25 साल से इतना लंबा समय हो गया उनको जयंती मनाते हैं और बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व दूर दूर से यहाँ आते हैं।
राजस्थान सरकार में हर साल राज और रिवाज दोनों ही बदल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो अब भी पहले की ही तरह है। टूरिज्म विभाग के साथ साथ चलने वाले आरटीडीसी निगम को 20 साल से बजट नहीं मिला है। साथ ही आरटीडीसी के 70 होटल में से 39 होटल और कैफेटेरिया बंद हो चुके हैं। इसी पर आरटीडीसी के निर्देशक आईएएस विजयपाल सिंह से संवाददाता सुरेश सोनी ने खास बातचीत की। वैसे राजस्थान तो मरुधरा का देश कहा जाता है, लेकिन इस राजस्थान के धोरों में कई विदेशी मेहमान आते हैं और लुत्फ लेकर के यहाँ की तरोताज़ा यादें अपने देश लेकर के पहुँचते हैं। जब राजस्थान के नाम की अगर बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है आरटीडीसी विभाग का। आरटीडीसी विभाग की तरफ से जो अलग तरीके के जो होटल्स हैं, जो विदेशी पर्यटकों को कहीं न कहीं लुभाने का काम करते हैं, तो ये पूरी सुविधा आरटीडीसी विभाग ही पर्यटकों को उपलब्ध करवाता है। खास बात कर लेते हैं पैलेस ऑन व्हील्स उस ट्रेन की, जो कि चलता फिरता एक होटल कहा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ आरटीडीसी के आईएएस विजयपाल सिंह हमारे साथ सर मौजूद हैं। हम उनसे खास बात करेंगे कि जिस तरीके से ये विभाग पिछले 13 सालों से जो घाटे में चल रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं एक अच्छी मजबूती में है, तो निश्चित तौर पर इन्होंने दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया। सर, सबसे पहले नवतेज टीवी में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि आरटीडीसी विभाग जो है ये विदेशी पर्यटकों की खास पहचान है और ये कहा जा सकता है कि एक अमिट छाप छोड़ने का काम करती है, लेकिन आप एक पहले ऐसे अधिकारी हैं जो घाटे में था, लेकिन अब कहीं न कहीं विभाग प्रॉफिट में। जहाँ तक आरटीडीसी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से टूरिज़्म राजस्थान, क्योंकि टूरिज़्म में एक अव्वल दर्जे पर आता है स्टेट हमारा, और बाहर से जो भी पर्यटक, न केवल विदेश के बल्कि जो देश के पर्यटक हैं, वो भी यहाँ आकर के आरटीडीसी के होटल्स में ठहरने को अपनी प्राथमिकता देते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से आरटीडीसी जो है वो कोरोना की वजह से कहें या अन्य बजट के अभाव में अपने होटल्स की मेंटेनेंस को लेकर के काफ़ी जूझता रहा है। तो होटल्स प्रॉपर मेंटेन नहीं होने की वजह से जो टूरिस्ट बाहर से आते थे वो संतुष्ट नहीं हो पाते थे उनकी व्यवस्थाओं से। इसलिए भी धीरे धीरे जो ग्राफ जो है वो होटल में ठहरने वाले पर्यटकों का नीचे जा रहा था। पिछले साल में हमने 10 होटल्स को चिन्हित करके और राज्य सरकार से मांग की थी और सरकार ने हमें इनके इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से बजट प्रदान किया था और करीब 15 करोड़ रुपए हमने इन होटल्स में लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये सभी होटल्स आज हमें प्रॉफिट दे रहे हैं और इनसे जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो हमने दूसरे अन्य होटल्स में उस पैसे को लगाया। और इसके अलावा हमारी जो पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है वो मुनाफे का एक रही है हमेशा से ही आरटीडीसी के लिए, परंतु जितना मुनाफा हमें उससे मिल सकता था उतना मुनाफा हमें मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम उसके ट्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके इंटीरियर के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। तो राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार हमने उस ट्रेन को प्राइवेट पार्टनर के साथ में O&M पर हमने उसको चलाने के लिए दिया और उससे हमें जो पहले जितना मुनाफा मिलता था उससे दुगने से भी अधिक हमें अब मुनाफा उस ट्रेन से प्राप्त होगा। सर, कहा जाता है कि सर विभाग को 15 सालों से या 20 सालों से बजट नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने इसको जिंदा रखा। सर, क्या पॉजिटिव सोच लेकर के चले थे? अब काफ़ी कुछ आरटीडीसी में बदलाव। ऐसा है कि अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये एक टीम एफर्ट होता है और निश्चित रूप से हमारे जो चेयरमैन थे उनका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। उनके प्रयास से सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा पाए और सरकार ने हमें जो बजट दिया अपने होटल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आरटीडीसी को जो है बजट प्राप्त हुआ था। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया था जिससे अन्य काफ़ी विभागों के कार्य किए जा रहे थे। उसमें भी आरटीडीसी को एज एजेंसी कार्य करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत इंजीनियरिंग विंग भी है। तो हमने जब दूसरे विभागों के कार्य किए तो उनका जो प्रोरेटा हमें मिलता था 9%, उससे भी हम करीब 10-12 करोड़ रुपए तो हम उसी से अर्जित कर पाए एक साल के अंदर। तो इस तरह से हमने अनेक जो इनकम को ज़्यादा बढ़ाने के अनेक तरीके हो सकते थे उन पे हमने अधिक ध्यान दिया। सर,
आरटीडीसी विभाग वैसे बहुत छोटा विभाग है, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग ये कहीं ना कहीं राजस्थान की बड़ी छाप छोड़ता है। निश्चित रूप से जब भी आप टूरिज़्म की बात करेंगे तो राजस्थान की बात आएगी, और जब राजस्थान टूरिज़्म की बात करेंगे तो आरटीडीसी के बिना उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जब बाहर से आता है तो उसे निश्चित रूप से ठहरने के लिए, घूमने फिरने के लिए साधन की आवश्यकता है। तो हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सेल भी है जो उनके टूर पैकेजेस बनाती है और उनको सुविधा प्रदान करती है। तो हम एक तरह से फेस हैं टूरिज़्म का, जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट जो है वो इंटरेक्ट हमारे साथ में करता है, हमारे होटल्स में ठहरते हैं और हमसे ही वो वाहन आदि लेकर के पूरा अपना प्लान करते हैं। तो निश्चित रूप से आरटीडीसी की अगर स्थिति अच्छी होगी तो टूरिज़्म का, राजस्थान का नाम जो है वो देश में अच्छा होगा। सर, आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि सर नई सरकार यानी कि भजनलाल की सरकार है राजस्थान में, सर क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसकी दिशा और दशा बदले आपके नेतृत्व? मैं ये कहना चाहूँगी राजस्थान में टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं और टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है, इस पर अगर निश्चित रूप से ध्यान दिया भी गया है सरकारों द्वारा, ऐसा नहीं है, और अगर इसमें प्रॉपर बजट का प्रावधान रखा जाए और फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करी जाएं तो निश्चित रूप से ये राजस्थान की इकोनॉमी को सुधार करने में एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आरटीडीसी के आईएएस जिन्होंने कम समय में उन तमाम परिस्थितियों को एक बड़ा चैलेंज समझते हुए अब कहीं ना कहीं विभाग को एक ऊंचे आयाम तक ले जाने में कारगर साबित नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर भजनलाल सरकार एक बार फिर से अगर आरटीडीसी पर अपनी नज़र घुमाती है तो आरटीडीसी में और 4 चांद लग सकते हैं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर के गोल्फ प्लेयर शिक्षा जैन अब तक नेशनल और इंटरनेशनल गोल्फ खेलों में कई मेडल जीत चुकी है। अब उनका सपना कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्फ खेल में गोल्ड मेडल जीतना है। बता दें, शिक्षा ने पहली बार महज 8 साल की उम्र में 2018 में पहला गोल्फ खेला था, जो पिछले 4 साल में नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक सफर तय कर चुकी है। नवतेज टीवी ने गोल्फ प्लेयर शिक्षा जैन से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बालिकाओं को लेकर के जो लगातार उनको बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो खेल की दुनिया हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र की, चाहे बेटियां हों, जिस तरीके से खेल के मैदान में जिस तरीके से बेटियां अपना दमखम दिखा रही है, तो ऐसी कुछ तस्वीर गुलाबी शहर जयपुर के नज़र आई है, जो कि 8 साल की महज उम्र में उसने गोल्फ खेलना शुरू किया था। आज उसकी उम्र 12 साल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 साल की वो गोल्फर शिक्षा जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे बात करेंगे कि गोल्फ की इस खेल में उन्होंने किस तरीके से उपलब्धियां हासिल की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस तरीके से आपने शुरुआत की, कहाँ आपने पहली बार किस उम्र में खेलना शुरू किया? जब मैं 8 इयर्स की थी तब मैंने खेलना चालू किया था, और मैं पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, बैडमिंटन, स्विमिंग, लॉन्ग टेनिस, बास्केटबॉल, पर मेरे पापा ने बोला कि एक बार गोल्फ ट्राई कर सकते हैं। फिर दैट डे आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ। फिर उसके बाद से मुझे गोल्फ में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। अब तक आपने कितने अवार्ड इस गोल्फ में जीते हैं? मैंने टोटल 60 अवार्ड्स गोल्फ में जीत चुकी हूँ। कहाँ कहाँ आपने गोल्फ को प्ले किया है, कहाँ कहाँ आप खेलने गए? मैं अभी बैंगलोर, थाईलैंड, बैंकॉक, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, अहमदाबाद, काफ़ी कंट्रीज़ खेल चुकी है अभी तक। क्या है आगे की, किस तरीके से आपने रणनीति बनाई है इस गोल्फ के क्षेत्र में? मैं अभी इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतूंगी और इंडिया के लिए ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीतूंगी। अच्छा, जिस तरीके से आपके जो गुरु हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलती है, तो गुरु किस तरीके से आपको ट्रेंड कर रहे हैं? मेरे कोच मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना और अच्छे से। चलिए, हमारे साथ जो हैं वो नेशनल प्लेयर गोल्फर भी मौजूद हैं, देवेंद्र कुमार जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी चैनल का स्वागत है रामबाग गोल्फ क्लब में। सर, 12 साल की एक शिक्षा जैन 8 साल की महज उम्र में गोल्फ की शुरुआत करती है,
60 मेडल जीतती है। सर क्या है? बिल्कुल ये बड़ा ही हमारे लिए एक सुखद दिन है, और आज का दिन जो आप यहाँ पर आए और इस तरह से जो हमारी राजस्थान की गोल्फर है शिक्षा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम कर रही है, अभी काफ़ी टूर्नामेंट से जीत चुकी है, काफ़ी चैम्पियनशिप जीत चुकी है, और हमें गर्व है कि हमारे रामबाग गोल्फ क्लब के मेंबर हैं। साथ ही जो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है उसकी वजह से ये काफ़ी उन्नति की ओर है, और इनके माता पिता जो इनकी मम्मी, मैं हमेशा देखता हूँ जब भी कोई टूर्नामेंट होता है वो इनको साथ साथ चलती हैं, और दूसरा जहाँ भी ये दूसरे शहर में जहाँ भी खेलने जाती है तब भी वो साथ जाती है और बड़ा इनकरेज करती है। तो सबसे पहले तो जो खिलाड़ी होता है उसको घर से ही जब मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है तो वो आगे की ओर बढ़ता है, उसके बाद उसको सहूलियत मिलती है और अच्छे उनको गुरु, जैसा कि आपने कहा, कोचेज मिलते हैं, और उनका खुद का भी स्किल होता है, उनका इंटरेस्ट होता है, तभी वो इस फील्ड में यहाँ तक, इस मुकाम तक आ पाते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि इसी तरह से जैसे शिक्षा है रामबाग गोल्फ क्लब में, यहाँ और भी हमारे बालिकाएं हैं। खुशी खनेजू है जो कि महिला गोल्फर के उसमें काफ़ी 5th रैंक पर अभी आई हैं इंडिया नेशनल्स में। साथ ही कुछ पहले भी प्रोफेशनल गोल्फर्स खेलती रही हैं। तो महिलाओं के लिए बड़ा ही एक ये गोल्फ जो है एक अच्छा खेल है, और इसमें वो काफ़ी आगे तक अपना नाम कमा सकती हैं। शिक्षा, जैसे कि आपने कहा कि अब आप नेशनल पर जाकर के खेलेंगी, कौन सा गेम्स है वो? नेशनल, कॉमनवेल्थ। ये श्रेय आप किसको देना चाहेगी जब आप उस मुकाम पर रहे? मैं श्रेय मेरे मम्मी पापा और मेरे कोच को देना चाहूँगी। किस तरीके से आप अन्य राजस्थान की बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे इस गेम के लिए? अगर आपको ये गेम खेलना है तो आप आओ, एक बार इसको ट्राई करो, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा, और आपका इसमें कंसंट्रेशन और फोकस भी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में शिक्षा जैन, और एक नेशनल प्लेयर है हमारे साथ देवेंद्र कुमार जी। जिस तरीके से लगातार ये गोल्फ के क्षेत्र में जो बालिकाओं को जो लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और एक बेहतर ट्रेनिंग दे करके कहीं न कहीं देश और दुनिया में नाम परचम लहराने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, वहीं अब लगातार देखने वाली बात होगी कि अब शिक्षा किस मुकाम पर इस गेम को लेकर के जाती है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर जालौन के उरई से है, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार से लेकर परेशान होकर वकीलों और लेखाकारों ने सब रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और वकीलों और लेखाकारों ने काम का बहिष्कार करते हुए दफ्तर में जमकर हंगामा किया। वकीलों ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में समय से काम न होने का आरोप लगाया है, और सब रजिस्ट्रार कल्पना अवस्थी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वकीलों का आरोप है कि सब रजिस्ट्रार बेनामी के फाइल को पास कराने के नाम पर कमीशन मांगती है। उधर बहराइच में जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत सुंदरलाल के सेवानिवृत्त होने पर उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी मोनिका रानी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने अंगवस्त्र, वॉकिंग स्टिक, धार्मिक पुस्तक प्रदान की है। साथ ही स्मृति चिन्ह और अन्य उपहार भी भेंट किए गए, और उनके परिवार के सदस्य भी भांति विदा किया। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के बैनर तले बस और ट्रक चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया है और डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार ने जो कानून पास किया है, जिसमें ड्राइवर की ओर से एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ज्ञापन में यह भी कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, बल्कि भूलवश होता है। इसलिए जो कानून लागू किया गया है वो न्याय संगत नहीं है, इसलिए इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। बस यही प्रदर्शन है हमारा। ये काला कानून जो बनाया सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ, गाड़ी का एक्सीडेंट होने पे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, इसके कानून में कौन गाड़ी चला लेगा, कौन अपने बच्चों को पाल, ये मजदूर आदमी होते हैं, ये इनके पास इतने पैसे थोड़ी होते हैं कि ये 10 लाख रुपए भी भर देंगे और 10 साल की कैद भी इन्हें हो जाएगी। और सरकार कहती है कि पहले उसे वहां पे पूछाओ, पूछाने से पहले तो उसको जो है ना पब्लिक मार देती है। पब्लिक उसे इकट्ठी होके कह देगी, पहले तो जो घायल है, कुछ भी है, घायल को कुछ नहीं देखने की, पहले ड्राइवर को देखता है हर आदमी। ड्राइवर कहाँ है, उसे पकड़ो, उसे जान से मारो। तो ड्राइवर को कह रहे हैं कि पहले उसे उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो कैसे जाएगा, अपनी जान बचाएगा, उसे लेके जाएगा। कितने दिन तक जो है हमारा तो ये संघर्ष जारी रहेगा।
खबर अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके से है, जहां एक महिला ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला मिर्गी से पीड़ित थी और दवा लाने को लेकर उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद महिला ने सुसाइड कर लिया। वह इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मेरी साली है, मैया स्वर्गीय लड़की। क्या नाम है? प्रभा कुशवाहा। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? असल में दोनों मियाँ बीच कुछ झगड़ा आपस में विवाद हो गया था और पहले से इसको दौड़ा बड़ा सी पड़ते थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो उसमें आकर इसने सुसाइड कर लिया। विवाद किस चीज़ को लेकर? आपस में हो गया था कुछ, दवा ववा के चक्कर में हो गया होगा आपस में। इन दोनों में किसी पहले से लड़ाई चली आती थी या क्या रहा? आप होती रहती है, परिवार में तो झगड़ा होते रहते हैं आपस में, दो बर्तन होते हैं, खटकते हैं वो आपस में। अभी 2014 में हुई है, 10 साल हो गए इसके साथ। अब इनके पति कहाँ हैं? पति थाने में। यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग की गई है और इसी मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, जब तक ईवीएम को बैन नहीं किया जाएगा तब तक निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं होंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को संबोधित प्रस्तुत किया गया है और जिसमें इनकी मांग है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। तो इनका जो मांग पत्र है उचित कार्यवाही है संदर्भित ऑफिस को भेज दिया जाए। ठीक है। देखिए, देश की जनता को अब विश्वास नहीं रहा ईवीएम के ऊपर। ईवीएम के अंदर कई आरोप लगते रहे हैं और अभी आप देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल पूछा ईसीआई और बेल कंपनी से कि देश के अंदर कितनी ईवीएम मशीनें बनी, तो जवाब आता है कि 40 लाख करीब मशीनें बनाई गई। और दूसरी तरफ सवाल ये होता है चुनाव आयोग से कि आपके पास कितनी मशीनें हैं, तो वहाँ पर 20 लाख के आसपास का जवाब आता है। तो उसके अंदर ये आपके मीडिया में भी खबर है और पूरे देश को ही मालूम है कि 19 लाख जो मशीनें कहाँ हैं, वो 19 लाख मशीनें कहाँ चली गई, उसको ज़मीन खा गया, आसमान खा गया या वो पाताल लोक में चली गई, इसका कोई पता नहीं चला, न इस पर कोई बात हो रही। और दूसरा सवाल, अभी आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, प्रत्याशी को वोट मिलते हैं 0 अंडा, तो वो 0 वोट पाने वाला प्रत्याशी, उसका अपना वोट कहाँ चला गया, कौन है वो चोर। इसलिए तमाम मामले हैं, देश की जनता को बिल्कुल भी विश्वास ईवीएम पर नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, सटीक चुनाव हो, देश ये चाहता है और देश लोकतंत्र में विश्वास करता है और किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए निष्पक्ष चुनाव होना ज़रूरी है। इसलिए निष्पक्षता को बरकरार करते हुए देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और ईवीएम से चुनाव बैन हो, यही हमारी सीधी सीधी मांग है। बिजनौर के चांदपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अजगर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। पूरा मामला चांदपुर के गांव अकबरपुर तिगरी का है। हालांकि मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम के रेस्क्यू किए जाने के पहले ही अजगर पास के तालाब में चला गया। आज सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अकबरपुर तिगरी में एक अजगर है और जो है काफ़ी पब्लिक वहाँ पे है। ठीक है, उसे रेस्क्यू करने के लिए हमने अपनी टीम को यहाँ से भेजा था प्रॉपर दिशा निर्देश के साथ और प्रॉपर जो वन्यजीव उपकरण हैं रेस्क्यू उपकरणों के साथ। लेकिन उसमें बताया गया कि जिस टाइम उसे रेस्क्यू करने के प्रयत्न चल रहे थे उस टाइम पे वो जो है तालाब, जो निकट में तालाब है, तालाब में घुस गया, जिसकी वजह से उसे उस टाइम पे उस समय जो है रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। अभी भी उसके प्रयास चल रहे हैं, जैसे ही वो तालाब से बाहर आता है दोबारा प्रयास करके उसे रेस्क्यू करके जो है वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार स्वामी के नेतृत्व में गन्ना भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि बीते सालों में गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि कृषि संबंधित लागत मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। मौजूदा वक्त में किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालांकि सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का आश्वासन पहले दिया था, लेकिन मूल्य वृद्धि घोषित अभी तक नहीं की गई है, जिससे किसान परेशान हैं। गन्ने के रेट के उसमें है संबंध, ये संबंध है और गन्ना जाली आते ज्यादा रेट जो मुख्यमंत्री ने वादा कराया था, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, और कम से कम जो है 50 रुपए गन्ने पर बढ़ाए जाएंगे। चलो हम 50 बढ़ाते हैं, लेकिन गन्ना आता जाए लिया पेमेंट भी हो रहा कुछ फैक्ट्रियों का, ना तो कोई रेट है। जब गन्ना ही बिक लगा फिर रेट क्या लेंगे। इसके लिए पूरे प्रदेश में हर जिले पर जो ज्ञापन है
और आज तो ज्ञापन है। इसके बाद अगर समय रहते नहीं चेते और सड़कों मांगे फिर रुकते भी नहीं किसी पर। और क्या करेंगे फिर 450 से 450 रुपये गन्ना कोल्लू में भी खड़ा, ये 350 भी लेते रहो रे। ये कभी जड़ साफ करके बताया, कभी कुछ करके बताया। तो भाई इसीलिए आज हमारा एक केवल मुद्दा है, गन्ने का वो रेट बढ़ा जाओ, गन्ने का पेमेंट दिवाया जाओ। कुछ फैक्ट्री ऐसी 14 दिन रेट दे रही, कुछ फैक्ट्री ऐसी कोई बुनियाद ही नहीं है गन्ना के पैसे देने नहीं देने। तो इसीलिए इकट्ठे हुए। बात तो समस्या तो बहुत है, समस्या थोड़ी। किसान के लिए तो जिब डाई चाहिए, जिब यूरिया मिले, जिब यूरिया चाहिए डाई मिले, किसान के सामने समस्या थोड़ी है। तो ये एक मुद्दा आज तो हमारा, भाई गन्ना का पेमेंट दिवाओ, अरे बताओ रास्ता बताओ कौन सा का बैठा है, बट में का बैठा है और किसका बैठा है, बैठा गया बैठ गए। मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति ने समिति के महासचिव सैमुअल चंद्र को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। बता दें, सैमुअल चंद्र को विश्व कप मास्टर्स फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने और अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल रेफरी बनाए जाने पर यह सम्मान मिल पाया है। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि सैमुअल चंद्र ने जो उपलब्धि हासिल की है उससे उनके विद्यालय सेंट लॉरेंस और देश का नाम रोशन हुआ है। हमारी एक मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति ने जो हमें आज सम्मानित किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सचमुच मैंने पहले भी कहा है, जब सम्मान मिलता है आदमी को प्रेरणा मिलती है और बेहतर करने के लिए। और आज जो मुझे सम्मान मिला कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया मैंने, और मैं चाहूँगा कि इसका लाभ मैं अपने बच्चों को जरूर दूँ कि जो बच्चों को हम टीचिंग देते हैं वो बच्चे भी इस लेवल पर जाएँ। और अभी तो नेशनल खेलते हैं बच्चे, जैसा मैंने अभी बताया कि 278 बच्चे अभी तक नेशनल खेल चुके हैं मेरे स्कूल के द्वारा। और मैं चाहूँगा कि खेलों में अपने शहर के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए बेहतर कार्य कर सकूँ। अभी एक मास्टर्स की डिपार्टमेंटल क्या कहते हैं एथलेटिक मीट है, उसमें प्रतिभाग करना है। साथ साथ ब्लाइंड फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर भी कोशिश रहेगी कि हम अपना कदम रख सकें, बहुत जल्दी विदेश जा सकें। और ये प्लानिंग है, जैसे जैसे हम आगे कार्य कर रहे हैं, हम मसूरी के कई बच्चों को उसमें जोड़ रहे हैं। ब्लाइंड फुटबॉल में जो रेफरशिप सीखना चाहता है वो मेरे से संपर्क कर सकता है, हम उन्हें टीचिंग देंगे ताकि वो आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश और शहर का नाम रोशन कर सके। जब आप बाहर गए तो किस तरीके का आपका पूरा एक्सपीरियंस था? अनुभव ये रहा कि बाहर सुविधाएं ज़्यादा हैं, हमारे शहर में कोई सुविधा नहीं है। और बाहर लोगों को हर जगह प्रमोट किया जाता है खेलों के लिए। आप देखिए विंटर कार्निवल हुआ, यहाँ एक भी खेल बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। शासन के पास खेलों के लिए पैसा नहीं है, मसूरी के ग्राउंड के लिए पैसा नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य में बचपन से अब 50+ का हो गया हूँ, लेकिन एक यहाँ की कोई भी गवर्नमेंट, राज्य सरकार इतनी आई चली गई, एक मैदान मसूरी को नहीं दे सकी। मैं स्टेट टूर्नामेंटों में, नेशनल में जाता हूँ, गली गली और छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में मैदान होता है। और आज बच्चों को मैदान की आवश्यकता है, नहीं तो बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में बर्बाद हो जाएंगे। आज की पीढ़ी ज़्यादा देर तक मोबाइल का प्रयोग कर रही है और शारीरिक फिट नहीं है मेरे ख्याल से। सांस्कृतिक एवं खेल समिति के द्वारा आज आदरणीय माननीय सैमुअल चंद्रा जी के सम्मान में यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया। सैमुअल चंद्रा जी ने इस खेल संघ का ही नाम उज्जवल नहीं किया, मसूरी का ही नहीं, स्कूल का ही नहीं, इस उत्तराखंड का और इस देश का नाम रोशन किया कि थाईलैंड में जाकर जो है मास्टर्स फुटबॉल के अंदर पार्टिसिपेशन किया, इंडिया का टीम में उनको जगह बनी। ये सम्मान हम सब के लिए गौरवमयी है। और इस सम्मान के साथ साथ हमारी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं कि सैमुअल चंद्रा जी अभी मास्टर्स खेले हैं, ये ऑलराउंडर हैं, ये कोई भी खेल में जो है नेशनल और इंटरनेशनल का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसकी हमारी इनको शुभकामनाएं हैं और उज्जवल भविष्य इनका हो और खेल के खिलाड़ियों के लिए एक अवसर पैदा हो, क्योंकि जब एक रास्ता बन जाता है तो उस रास्ते पे चलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो वो रास्ता सैमुअल चंद्रा जी ने बनाया और मैं समझता हूँ मास्टर खेल संघ जो इंडिया का है, मैं अगर थोड़ा बहुत मैं जान रहा हूँ कि बलौनी स्पोर्ट्स जो है बहुत इसमें आगे सबको सहयोग किया है, तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और सैमुअल साहब और उनके परिवार को फिर एक मर्तबा अपनी ओर से, शहरवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूँ। चलिए खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बनी रहना तेज टीवी के साथ। नमस्कार।